8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय श्री प्रताप राव यादव जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत प्रभार आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अमरेंद्र सिंह, निदेशक प्रभारी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, डॉक्टर कविता जैन, संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार, माननीय श्रीमती सुचिता जोशी जी, पोस्ट मास्टर जनरल पुणे क्षेत्र, माननीय श्री अनंत बिरादर जी, विशिष्ट अतिथिगण, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में उपस्थित समस्त प्राकृतिक चिकित्सक, शोधकर्ता, छात्र छात्राएं, पत्रकार बंधु, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज इस राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में पहली बार आने का सौभाग्य मिला और इस संस्थान की भव्यता को देखकर प्राकृतिक चिकित्सा वर्तमान समय में आगे बढ़ रहा है एक मिशन। इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय अलग बनाकर हमारी भारत की प्राचीन इन चिकित्सा पद्धतियों को पुनः जीवंत करने का बहुत बड़ा अभियान चला है। आज हम 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का ये समापन के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं। आज से 7 दिन पहले आपके इस कार्यक्रम का शुभारंभ अहमदाबाद में हुआ था और उस कार्यक्रम में भी मैं उपस्थित रहा। प्रारंभ भी हुआ, आज इसका समापन भी हो रहा है। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। जैसे माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सुंदर हमें जानकारियां प्रदान की, और आप सभी वो लोग हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। कुछ चिकित्सक हैं, शोधकर्ता हैं, छात्रगण हैं। आज एक बहुत बड़ी चुनौती समस्त मानवता के सामने स्वास्थ्य की खड़ी हो गई है, और उसके लिए बहुत बड़ा खर्चीला अभियान चल रहा है। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने जब इस पद्धति से अपने आप को परिचित किया और उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपने ऊपर इसको ढाला, तो उनकी समझ में आया कि भारत जैसे उस समय, क्योंकि अंग्रेज ने भारत को इतना गरीब बना दिया था कि लोगों के पास महंगी चिकित्सा का रास्ता ही बंद हो गया था। वो इस बात को समझ गए थे कि भारत के लोग प्रकृति प्रेमी रहे हैं, और यदि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ इनको जोड़ा जाए तो यह चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि जो पूर्ण रूप से निरापद भी है, खर्चीली भी नहीं है, और इसके द्वारा हम बीमार ही क्यों हों। एक तरीका है, पहले बीमार होंगे फिर उसका इलाज कराएंगे। तो यह पद्धति ऐसी है कि जो हमें जीवन शैली सिखाती है। प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात प्रकृति की ओर लौटना, रिटर्न टू नेचर। महात्मा गांधी ने पहली यही पुस्तक पढ़ी थी
और उसके बाद उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने का एक निर्णय लिया था। और सौभाग्य से पुणे का ये नगर जिसमें वो रहे और चिकित्सा के बहुत गहरे मूल्यों को उन्होंने प्राप्त किया और जितने भी गांधी आश्रम देश में स्थापित किए, लगभग सभी आश्रम में पूज्य बापू ने प्राकृतिक चिकित्सा को भी साथ में जोड़ने का काम किया था। मैं इस समय प्राकृतिक खेती का अभियान देश में चलाए हुए हूँ और पूरे देश में यह मिशन अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सौभाग्य से पुणे में प्रातःकालीन जो मेरा कार्यक्रम था वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुणे में था, जहां प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री, कृषि के एसीएस और जितने भी अधिकारी पशुपालन और कृषि से जुड़े हैं वो सभी उसमें थे। जितनी इस समय आपकी संख्या है इतनी से भी ज्यादा उनकी संख्या थी। और यही मैंने चर्चा उनके बीच में की कि जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, हम चिकित्सा कोई भी करते रहें, वो इतना उपयोगी लाभदायी हो ही नहीं सकती। किसी बर्तन में गंदगी पड़ी हो और उसमें कितना भी अमृत तुल्य पदार्थ डालते जाएं तो वो खराब होगा या ठीक होगा? वो खराब होता जाएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा का काम क्या है? इस शरीर रूपी बर्तन को शुद्ध करना, इसको विकारों रहित करना। कहीं ऊर्ध्वजत्रु रोगों के लिए आप नेति करते हैं, जल नेति करते हैं और एनीमा के द्वारा उदर का शोधन करते हैं। कहीं मिट्टी पट्टी होती है, कहीं कटी स्नान होता है, कहीं धूप स्नान होता है, कहीं मड बात होता है और इसके साथ उपवास। उपवास के बारे में हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी लिखा है, लंघनम परम औषधम। सब रोगों का इलाज उपवास है और आदमी को तो ये सिखाना पड़ता है। इस समझदार आदमी को सिखाना पड़ता है और जिनको हम समझदार नहीं मानते उन पशु पक्षियों को समझाना नहीं पड़ता। वो बीमार होते ही सबसे पहला काम लंघन करते, उपवास करते। गाय भैंस गधे घोड़े ऊंट बकरी को कितने भी बढ़िया व्यंजन दे दे, लेकिन वो यदि अंदर से स्वस्थ नहीं है तो उसकी ओर देखते भी नहीं। लेकिन हम समझदार उसको छोड़ते नहीं। ये हमारा उनका अंतर है। आप पशु पक्षी को जंगल में छोड़ दो, वो वही खाता है जो उसके अनुकूल है, उसको नहीं खाता जो उसके प्रतिकूल है, उसको नहीं खाता वो। लेकिन हम समझदार हो कोई विवाह शादी पार्टी का कार्ड आता है ना घर में, मैं देखता हूं कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हम समझदार बहुत हैं, बहुत समझदार हैं। घर में कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं ना, आजकल बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही मार्केट में, तो जब गाड़ियां खरीद के लाते हैं तो उसकी इतनी चिंता होती है। घर में गाड़ी लाए खरीद, घर में बड़ी खुशी थी। बेटे ने सवेरे गाड़ी को निकाला तो पिताजी ने पूछा, बेटे कहाँ ले जा रहे?
कि पापा पेट्रोल डालने के लिए ले जा रहा। पापा ने रोका, रुको रुको, ये जो यहाँ ना पेट्रोल पंप से मत डलवाना, वो है ना दूर, उसे डलवा के लाना। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? कि हमने सुना ये मिलावटी डालता है और वो असली डालता है। मिलावटी तेल डालोगे तो गाड़ी खराब होगी, सही डालोगे तो लंबी चलेगी। है ना समझदारी की बात? है ना समझदारी की बात? लेकिन इन्हीं दोनों माता पिता को एक विवाह का कार्ड मिल गया, इन्हीं को। और ये दोनों साहब कई दिन पहले तैयारी शुरू हो गई। और आजकल आप जानते हैं, आपका तो अभी मैंने कोई विवाह शादी अटेंड किया नहीं यहाँ की, लेकिन हरियाणा पंजाब जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ अटेंड की है। बिरादर साहब जानते हैं, वहाँ आजकल कई एकड़ में स्टॉल लगते हैं और तरह तरह के व्यंजन होते हैं। और ये पिता पुत्र दोनों भी पहुंचे, स्टॉल लगे हुए थे, लाइन लगा दी, एक भी स्टॉल को मिस नहीं किया, एक को भी मिस नहीं किया। वही खट्टा था, वही मीठा था, वही कड़वा था, वही तीखा था, वही आइसक्रीम थी, वहीं पर चाय कॉफी थी। सारी ही तो अंदर चली गई। सोचिए, इतना सा पेट, इतना माल, बताओ ठीक होंगे या बीमार होंगे? आज हमें पता ही नहीं जीवन का। उस गाड़ी की तो चिंता जो लोहे वाली दोबारा खरीदी जा सकती है, अपने वाली गाड़ी की किसी को भी चिंता नहीं, मौका मिले तो नहीं। आज ये स्थिति, आज हमारे बच्चे, हमारी जीवन शैली सभी सूर्यवंशी हो रहे हैं। जब तक सूरज की धूप ना लगे तब तक जागरण होता ही नहीं। सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, कोई दिनचर्या नहीं, खान पान का पता नहीं, और अल्ट्रा मॉडर्न अपने आप को हम कहलाते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न, अति आधुनिक। और उसको कहते हैं जो देर में उठे और देर में सोए। जहां जीवन मूल्य यहां से आके जाते हों, वहां स्वास्थ्य की कल्पना करना बेमानी है। हमारे ऋषि और मुनियों ने ब्राह्म मुहूर्त को सर्वाधिक पवित्र काल माना था, जहां ओजोन, शुद्ध परिष्कृत ऑक्सीजन होता था। वो समय पर उठते सोते थे और प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उनका जागरण होता था। सब प्रकृति से जुड़े थे, अपने अपने कामों पर लग जाते। और ये अकल हमारी तो चली गई, पशु पक्षी में आज भी जो की त्यों। जब ठीक समय सूर्यास्त का होता है, सभी पक्षी उड़ करके अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। और आज भी प्रातः काल कुकड़ू को कौन बोलता है? मुर्गा सही 4 बजे अजान दे देता है। आज भी जितने भी पक्षी हैं, एक भी सूर्य उदय के बाद आपको घोंसले में नहीं मिलेगा। वो 4 बजे के बाद अपने अपने व्यवस्था में, जीवनचर्या में लग जाते हैं। मैं जब छोटा था, गांव में था, 5 बजे तो गाय भैंस का दूध दो लिया जाता था, पशुओं को चारा दिया जाता था, माताएं चक्की चलाती थी, दूध बिलोती थी। उनका तो व्यायाम इतना जबरदस्त होता था, प्राकृतिक आहार था और प्राकृतिक जीवन था। इसलिए वहां ना कैंसर था, ना डायबिटीज थी, ना हार्ट अटैक था, ना कोई घुटने बदलवाता था, ना पैनक्रियाज बदलवाता था। सभी स्वस्थ थे लोग। आज मैं सवेरे यही बात अपने मित्रों को बोल रहा था कि भाई, आज से 40 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था कैंसर किसे कहते, कोई नहीं जानता था हार्ट अटैक क्या होता है, कोई नहीं जानता था किडनी भी खराब हो जाती है, घुटने तो कोई जानता ही नहीं था, ये भी बदलवाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जहर वाली खेती नहीं थी।
सारा दिन यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक, आप कितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा कर लो, जब खाना वो पड़ेगा तो ये चिकित्सा भी क्या काम करेगी? सोचो आप इस बात। एक भी चीज शुद्ध आज नहीं मिल रही है। ये जो पानी की बोतल रखी हमारे सामने, 30 साल पहले कोई लिए फिरता था इसको, कहीं पर भी पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि प्रकृति बची हुई थी। लेकिन हम समझदारों के जहां जहां पैर पड़े वही बंटा ढार होता चला गया, जहां जहां हमारे। और मैं ये बात बोलता हूं सब जगह, ये जो प्रकृति का विनाश है, इस समझदार आदमी को छोड़कर किसी पशु पक्षी जीव जंतु ने नहीं किया। जितने धरती पर प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, उनमें मनुष्य एक है। इस समझदार को छोड़कर ना तो कोई बीमार और ना किसी ने प्रकृति के संतुलन को खराब किया। और इसका उदाहरण मैं बहुत नया आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना काल आया, हम सबको रात दिन मेहनत करके बचाने का काम किया और बचा दिया इस देश को। उन दिनों उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, याद है कि भूल गए? जल्दी भूलते हैं भारत वाले लोग। अच्छी बात है, बुरी चीज भूल जानी चाहिए, लेकिन याद करो वो जो लॉकडाउन लगा था, वो गाय भैंस गधे घोड़े का तो नहीं था ना, पशु पक्षी का भी नहीं था ना। केवल समझदारों को उन्होंने प्रार्थना की थी, भाई 1 महीना घर रुक जाओ, यही थी ना बात। और हमने उनकी बात मान ली थी, इसलिए हम बच भी गए बड़ी संख्या में। यूरोप वाले तो कह रहे थे कि इस बीमारी में सबसे ज्यादा विनाश भारत में होगा और अफ्रीकन देशों में होगा, और हुआ उल्टा। हम बच गए, वो मारे गए बहुत सारे। वो हमारे नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ ने सबको बचा लिया। उन्होंने कहा घर में रुक जाओ 1 महीना, और हम रुक गए। कभी हमसे थाली बजवाते थे, कभी मोमबत्ती जलवाते थे, कभी घंटी बजवाते थे। किस लिए? ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम घर में बैठने की हिम्मत बनाए रखें। हमने 1 महीना घर में बिताया था। एक ही महीने में जो गंगा अरबों रुपए लगा करके भी शुद्ध नहीं, वो भी 1 महीने में शुद्ध हो गई थी। याद है कि नहीं? जमुना भी शुद्ध हो गई थी, और तारे भी, सितारे भी दिखने लगे थे आकाश में, और जंगल के पशु पक्षी भी गलियों में आ गए थे हमारे। उन्होंने भी लगा, समझदार घर में बैठे, हमारे लिए कोई खतरा नहीं। सब कुछ पवित्र हो गया था, याद है कि नहीं? गंगा भी शुद्ध, जमुना भी शुद्ध, समुद्र भी शुद्ध, झीलें भी शुद्ध, आकाश भी शुद्ध, पर्यावरण भी। कुल 1 महीना कृपा की थी हमने घर में बैठने। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? हम ही तो अंदर थे, बाकी तो सब खुले में थे। पशु पक्षी, जीव जंतु, समुद्री जीव, आकाश के जीव, धरती पर रहने वाले, उनका कोई लॉकडाउन नहीं था, हमारा ही लॉकडाउन था। क्या सिद्ध हुआ? हम ही गड़बड़ हैं। इस प्रकृति का दोहन, शोषण, बर्बाद करने में यदि हम नहीं सचेत हुए तो इसने तो रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग, इस साल देखा ना उसका रूप, अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं पर पहाड़ दरक रहे, कहीं समुद्री तूफान आ रहे, कहीं भूकंप आ रहे। और ये तो पहला एक ट्रेलर है भगवान की प्रकृति का। यदि हम नहीं संभले तो आगे भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती। उसका सिद्धांत है, जो मेरे साथ चलेगा उसका अभिनंदन करती है, और जो विपरीत चलेगा उसका समाधान उसके पास में।
तो आप सब वो भाई बंधु हैं, मैं बधाई देता हूं आप सबको। आप समाज के इस भोगवाद की दुनिया में आप ऐसे भाई और बहन यहाँ पर हैं कि जिन्होंने प्रकृति को समझा और प्रकृति के साथ चलने का निर्णय लिया और प्रकृति से जोड़ने के लिए लोगों में अभियान चलाने का काम शुरू किया। इसलिए मैं 8वें इस प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। हमारे माननीय मंत्री महोदय, हमारे अधिकारी आयुष मंत्रालय के, इन सब को भी साधुवाद देता हूं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा, बिल्कुल प्राकृतिक जीवन शैली, इसी से जीवन बचेगा। और मैं तो कई बार अनुभव करता हूं, देखो इस धरती पर, पुणे में वहीं आता हूं, असंख्य प्राणी है धरती पे, लेकिन किचन समझदार के ही घर में है, बाकी किसी प्राणी के घर में किचन नहीं है। वो सब प्रकृति की व्यवस्था में जो पकता भोजन जैसा भी है उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं। और हम सारे भगवान का बहुत नाम लेते हैं, इतने आस्तिक हैं, सारा दिन कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, जिसके जो पूजा स्थल जुटे पड़े हैं भगवान की प्रार्थना के लिए। नाम परमात्मा का मानते बिल्कुल नहीं, उसकी मानते नहीं। हम इतने समझदार हैं, फल खाते ना काट के, नमक लाओ ये चलो, भगवान पागल था जो डालना भूल गया। ये समझदार है, कितने समझदार है कि नहीं, कितने समझदार है। भगवान की साथ दूध, अरे बच्चा जब जन्म लेता है 6 महीना वो केवल अपनी माँ के दूध पे रहता, पानी भी नहीं पीता। उसका मीठापन कहाँ से पूरा होता है, उसका नमक कहाँ से पूरा होता है। एक माँ के दूध में सारी वो वस्तु है जो बच्चे के शरीर की जरूरत पूरी करती है। लेकिन हम इतने समझदार हैं, भगवान पागल था, दूध में भी अलग डालो बेटा, उसमें भी और कुछ डालो, क्योंकि उसने कमी छोड़ रखी है। हम हैं समझदार, उसने कमी छोड़ दी थी। ये व्यवस्थाएं हमारे सिस्टम में पूरा चलती हैं। इतने बढ़िया साफ सुथरी, मैं बताता हूँ लोगों के बीच में, ये जो है ना करेला कब आता है, चौमासे के दिनों, पता है ना आप सबको। उन दिनों जर्म्स कीटाणु बहुत होते हैं ना। और भगवान ने करेले के ऊपर इतने बढ़िया कैप्सूल फिट करके भेजता है। अब तुम इसको यूं का यूं घोट के पीस के इसको रोज पी लो थोड़ा, और यूं का यूं इसको लिया जाए तो वो उन काल के सभी बीमारियों से रोकने की बड़ी ताकत रखता है। लेकिन वो करेला एक बार मेरी बहनों के हाथ में आ जाए, फिर उसकी जो दुर्गति करती, ओहो, चाकू लेती, पूरा साफ। भगवान पागल था जिसने लगाया। हम समझदार इसका इलाज करेंगे और यूं ही नहीं छोड़ते उसको, फिर उसके पेट को चीरते, फिर उसमें पता नहीं क्या क्या मसाले भरते और यूं ही नहीं छोड़ते, फिर रस्सों से उसको लपेटते हैं निकल ना जाए। और भाई फिर वो कढ़ाई में डाल कर तेल में, जब तक वो ग्रीन से ब्लैक नहीं हो जाए उसका पिंडा नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। इतना बढ़िया इलाज करते, क्यों? भगवान कतई पागल था जिसने वो बना। हम समझदार हैं, ये तरीका, ये है तरीका होता। ये प्रोग्राम चलते के नहीं। और देखो कमाल है, आज रोज अस्पताल, नए नए हॉस्पिटल, डेली ये कैंसर का, ये हार्ट का, ये घुटने बदलने का, ये लीवर बदलने का, फलाना पढ़ रहे हैं। कितने बढ़ा लो, हम तुम्हें खाली नहीं छोड़ने वाले, पूरा भर के रखेंगे। बेड मिलते ही नहीं,
भरे पड़े हॉस्पिटल। और मैं पूछता हूं भाइयों, डिस्कवरी चैनल देखते हो ना, समुद्र में कितने तरह के जीव जंतु, आकाश में कितने तरह के पक्षी, धरती में कितने तरह के रेंगने वाले जानवर हैं। आप बताओ, इन सब के लिए कहीं किसी एम्स की व्यवस्था देखी आपने? वहां डॉक्टर्स की टीम देखी आपने? समुद्र में कोई मेडिकल स्टोर दिखाई दिया हो? किसी गाय भैंस को आपने चश्मा लगाए दिखाई दिया हो? कोई गाय भैंस दांत बदलवाने के लिए डॉक्टर के पास गई हो? क्यों भाई लोग? अरे वो भी तो ठीक ठाक है, हम यूं इतने बीमार हम क्यों? इसका कारण केवल और केवल ये है कि हम प्रकृति से दूर चले गए और वो आज भी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई। हाँ, वो गाय भैंस गधा घोड़ा तो जरूर बीमार है जो इस समझदार की काबू में आ गए, जो इसके खूंटे पर बंध गए। वो तो इसने वो भी अपने जैसे बना दिए। लेकिन जो हमारी व्यवस्था में नहीं, जंगलों में रहते हैं, हमारे से दूर रहते हैं, उनको कोई दवाई की जरूरत नहीं। सब ईश्वरीय व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था में स्वस्थ और निरोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आहार विशुद्ध प्राकृतिक है। वहां ना यूरिया है, ना डीएपी है, ना जंतुनाशक है। वो उसी नेचुरल आहार को लेते हैं, इसलिए ठीक है। आज पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, कितने जीव खत्म हो गए हैं। आज मैं बता रहा था, खेत हमारे बंजर हो गए, जमीन का पानी पीने लायक नहीं बचा। गाय भैंस के दूध में यूरिया डीएपी केमिकल मिल रहे, मां के दूध में केमिकल मिल रहे। ऐसी अवस्था में हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे? इसलिए प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति तब होगी। तो हमने प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना। आज अभियान पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया और पूरे देश में अभियान चलाया गया है। किसानों को प्रेरित किया जा रहा कि भाई आप ही जहर वाली खेती को छोड़ो और वो गो आधारित गोमूत्र और गाय के गोबर छान से जो खेती थी उसकी ओर बढ़ो, ताकि हमारी धरती माँ जहर मुक्त हो सके। धरती के पास कुछ बचा ही नहीं जो दे पाए, सब बंजर हो गई। केचुआ, अर्थवारम, सूक्ष्म जीवाणु, मित्र की सब मार दिए जहर के द्वारा। ऐसे ऐसे केमिकल किसान डालते हैं जिनसे सांप भी मर जाता है। हम कैसे बचेंगे? सब स्लो पॉइजन बच्चों में जा रहा। आज मैं बता रहा था, अभी 1 महीना पहले दैनिक भास्कर अखबार ने एक रिसर्च छापा और इस रिसर्च फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर, और उसमें क्या था, 105 माताएं उन्होंने ऐसी ली जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया। उन सब माताओं के दूध के सैंपल लिए जो बच्चों को पिलाती थी। 105 में से 105 ही माताओं के दूध में जहर पाया, यूरिया पाया, डिटर्जेंट पाया, तरह तरह के केमिकल पाए। अब इस हालत में चिकित्सा कोई सी भी कर लो, ठीक कैसे बचेंगे जब हमारे अंदर पानी में भी जहर, खान पान में भी जहर, हवा में भी जहर, दूध में भी जहर, फल फ्रूट में इतना केमिकल, तो कैसे स्वास्थ्य बचेगा? हमने जड़ को पकड़ना पड़ेगा। पत्तों को सींचने से काम नहीं चलने वाला। जड़ है प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा से प्राकृतिक जीवन शैली। ये दोनों जब हम बराबर चलाएंगे तो इस मिशन में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। प्राकृतिक चिकित्सा, इससे बढ़िया जीवन शैली कोई है नहीं।
हमारे प्राचीन ऋषियों ने योग, प्राणायाम और कब उठना, कब खाना, कितनी बार खाना, क्या खाना, कैसे खाना, इतना बहुत बड़ा उन्होंने गहराई से चिंतन इस पे किया। प्राचीन काल से लोग जंगलों में रहते थे। उपहोरे गिरिनाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत, ये वेदों में लिखा कि पहाड़ों की उपत्यका, नदियों के संगम, ऐसे स्थान पर ऋषियों के आश्रम होते थे जहां हमारे शिक्षण केंद्र होते थे, और उन शिक्षण केंद्रों में वो विद्यार्थी गोपालन भी करते थे और प्राकृतिक खेती भी करते थे। वही उनका आहार था और वही प्रकृति उनका जीवन था। वहां बीमारी का सवाल ही पैदा नहीं था। सब लोग निरोग और सैकड़ों वर्ष की लंबी आयु सुखपूर्वक जीते थे। उनको ना हार्ट बदलवाना पड़ता था, ना किडनी बदलवानी पड़ती थी, ना घुटने बदलवाने पड़ते थे। एक भी घटना, भारत लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। 1,08,63,125 वर्ष हो गए दुनिया को बने। ये हमारे ऋषियों की गणना है। आज इतनी लंबी इस देश का प्रवाहमय जीवन है, ये कभी बदलवाने की व्यवस्था नहीं आई थी। आज हम यहाँ क्यों खड़े, और ये बढ़ रहा है, ये जीवन शैली खराब। आज हमारे लोग इतने अल्ट्रा मॉडर्न बन गए, माँ बहनें घरों में भोजन ही बनाना बंद कर दी। सब फास्ट फूड, जंक फूड की ओर बढ़ रहे। घर में बनाना एक बहुत पुरानी पद्धति मानी जाती है, और गाड़ी में सब भरो और होटल पे जाओ, ये मॉडर्न होते हैं, और वहां वो बासा भोजन खाओ जिसका यही नहीं पता वो कितने दिन का बना है। आप सबसे मैं पूछता हूँ, घर में माँ बहन जो भोजन बनाती है आज, उसको तीसरे दिन आप खाते हैं क्या? क्यों साहब? आज के बने भोजन को अगले तीसरे दिन खाता है क्या कोई? आप अपने माँ के हाथ के पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। और वो जो जहां खाएंगे जाके पिज्जा, वो तो 6 महीने का बना हुआ है। वो तो 6 महीने का बना हुआ है। उस पे तो विश्वास है और माँ बहन वाले पे विश्वास नहीं। अब वो क्यों नहीं सड़ता? ऐसे भयंकर केमिकल उसमें डाले जाते हैं। अब वो बाहर भी नहीं सड़ता और पेट में जाके भी नहीं सड़ता। वो तो अंदर भी यूं का यूं फिट बैठता है, हाथों में जमता। मैदे से मैं बोलता हूं, ये मैदा जब गूंदते हुए हाथ की उंगली से नहीं उतरता तो वह हाथों से कैसे उतरेगा? कौन सी खुरपियां पीठवा जो उतारेंगे इसको? क्यों साहब? और हमारे बच्चे सब मैदा से बनी चीजें खा रहे हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, निरा प्लास्टिक अंदर जा रहा जिसमें जीवन है नहीं। हमने इस दिशा में भी लोगों को समझाने की जरूरत है। आज सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, बिना आई छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं। 20-30 साल पे हार्ट अटैक आके खड़ा हो गया। ये सब जीवन शैली की बर्बादी। ना सोने का समय, ना खाने का समय, और क्या खाना ये पता ही नहीं। सब बाजारी चीजें पुरानी खाई जा रही। ये सारा जीवन दर्शन आप दे सकते हैं समाज को। आप ही वो महानायक बनोगे जो ऐसी प्रथाओं को बंद करके पुनः अपने महापुरुष भारतीय परंपरा की ओर लेकर के जाओगे। हमारा आयुर्वेद, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी जीवन शैली, हमारी प्राकृतिक खेती, हमारे वही जीवन मूल्य जब दोबारा अपनाएंगे तो हम भारत को स्वस्थ बनाएंगे। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा रहते हैं। जैसा अन्न वैसा ही मन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही विचार और मन की शुद्धता है। हम इतने लोग बैठे ना ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक को दारू पिला दो और 10 मिनट में देखो क्या होगा।
ये लोग कहते ना अन्न का पीने का प्रभाव नहीं पड़ता, 15 ही मिनट में देखो आदमी का क्या रूप बनता, क्यों बना? अभी तो ठीक था, 15 मिनट में क्या हो गया? क्योंकि उसके अंदर आहार गलत चला गया और उस गलत आहार ने 15 ही मिनट में मन पे प्रभाव डाला कि वो आदमी से हैवान बन गया। यह है अन्न से मन पर प्रभाव। इसलिए भाई और बहनों, आप प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आप आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। आप जिन जिन लोगों का संपर्क में आओगे उनका निश्चित भला और कल्याण होगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मैं आपके इस संस्थान के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, इसी में कल्याण छिपा है। भारत स्वस्थ होगा तो विकसित होगा, भारत स्वस्थ होगा तो आत्मनिर्भर होगा, भारत स्वस्थ होगा तो हम प्राचीन परंपराओं को पुनः स्थापित करके देश को गौरवान्वित कर पाएंगे। धन्यवाद।